Welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So I hope आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे and I wish the same as well. And touch wood आप लोगों को नजर न लगे, इस कोरोना में आप लोग बढ़िया से सेफ सुरक्षित रहिएगा जैसे रहते हैं. इस समय और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. Well, let's come to the main point. So लगभग आई थिंक हमारी मुलाकात 10th टॉपिक पे लगभग 15 to 20 डेज के बाद हो रही है. और उधर मैंने जो भी टॉपिक लगभग 2 महीने के आसपास मैंने आपको ग्राउंड पढ़ाया था, जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के लगभग कई सारे टॉपिक मैंने कवर किया, बड़े डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था. देन आफ्टर आई हैड टॉट यू टेंस एज वेल, और टेंस में मैंने प्रेजेंट टेंस का पूरा टॉपिक मैंने कवर कर दिया था. फिर बीच में आप लोगों की लीव से स्टार्ट हो गई और उसमें मैंने सोचा कि बीच में आपको भी थोड़ा सा गैप दिया जाए और फिर से क्लासेस पर स्टार्ट करेंगे. सो आइए आज से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर से रिवाइव करते हैं. जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, मुझे मालूम है कि प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, और जो भी न्यू व्यूअर्स अगर उन सारी वीडियोस को डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे टेंस नाम का आपको एक फोल्डर मिल जाएगा. देयर आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द लिंक्स ऑफ टेंस टॉपिक वॉट एवर आई हैव टॉट टिल नाउ. सो अब जब मैंने प्लान किया कि इस टॉपिक को स्टार्ट करना है, सो आई थॉट क्यों ना एक बार प्रेजेंट टेंस का पूरा मैं रिवीजन करा दूं, जिससे कि आप लोग अगर कुछ भूल भी चुके हों तो फिर से रिदम में आ जाए, और जो भी लोग मेरे चैनल से अभी भी जुड़ रहे हैं उनका भी इसी बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, जिससे आगे के टॉपिक्स में उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो. तो चलिए अभी मैंने स्टार्ट करते. देखिए प्रेजेंट टेंस. सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, या आप सब आई होप जानते होंगे, इफ आई टॉक अबाउट टेंस. सो टेंस बेसिकली हम पढ़ते क्यों हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए. टेंस हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि किसी वर्क का टाइम हम जान सके. क्या जान सके? किसी वर्क का टाइम जान सके कि कोई भी वर्क किस टाइम पे हुआ है. इसी चीज को जानने के लिए हम किसको पढ़ते हैं? टेंस को पढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपसे पूछेगा अगर आप टेंस पढ़ते क्यों हैं, तो योर आंसर विल बी टू नो द टाइम ऑफ एनी वर्क. किसी भी काम का समय जानने के लिए. एंड जो भी बिल्कुल न्यू है, या जो भी बच्चे छोटे बड़े जो भी जुड़े हुए जिनको टेंस बिल्कुल नहीं आता है, ये तो पहली बात. दूसरी बात जो आपको जानना ये चाहिए कि टेंस के 3 टाइम्स होते हैं. आई होप सभी लोगों को पता है. अब चूंकि ये रिवीजन क्लास में जरूरी है कि हर एक टॉपिक को मैं सभी के बेसिक के हिसाब से रिवाइज करवा दूं. तो पहला काइंड आपका हो जाएगा प्रेजेंट, देन पास्ट एंड देन फ्यूचर. सो कोई आपसे पूछे कि टेंस के काइंड्स बताइए, देन योर आंसर शुड बी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब थोड़ा सा इनका मतलब जान लेते हैं. वो लोग जो टेंस में बहुत ही ज्यादा वीक है, जिनको बेसिक्स भी बिल्कुल नहीं आता है, या फिर अगर कोई ऐसे बच्चे जो छोटी क्लास में हैं, उन्होंने अभी तक टेंस पढ़ा ही नहीं है. तो देखिए प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान समय, जो अभी चल रहा है. कोई काम जो चल रहा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि वो जो सेंटेंस है, जो भी वाक्य जो बोला गया है, वो कौन से टेंस में है? वो प्रेजेंट टेंस में है. पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल. आप लोग आयोग जानते होंगे. सो अगर कोई वर्क पास्ट में यानी कोई काम हो चुका है, भूतकाल में है, हमको किए हुए वो काम कुछ समय हो चुका है, तो वो सारे वाक्य आते हैं पास्ट टेंस में. और फ्यूचर तो सभी को बनाना ही होता है. फ्यूचर मतलब हमारा जो भविष्य होगा, हमारा जो आने वाला समय होगा, या जब कभी आगे कोई प्लानिंग करते हैं, उसमें कोई वर्क होने की हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस. तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी होगी कि टाइम्स ऑफ टेंस कितनी तरह की होते हैं? 3 तरीके की, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और टेंस हम क्यों पढ़ते हैं? किसी भी काम का समय जानने के लिए. ठीक है. अब आते हैं सीधे प्रेजेंट टेंस में. तो प्रेजेंट टेंस के लिए बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था कि अगर मैं हिंदी की बात करूं, ठीक है, कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जहां पे आपको है मिल रहा हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पे है आ गया, तो ये बात किसमें है? प्रेजेंट टेंस में. यानी एक सिंपल सा ट्रिक समझिए. अगर कोई भी सेंटेंस आपके माइंड में आ रहा है, कोई भी सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा है, और उस सेंटेंस के अंदर में आप क्या मिल रहा है? हाल इडर मिल रहा है, तो समझ जाइएगा दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस. ये शॉर्टकट तरीके में आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा. वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ. ये वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए है जिनको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आता है. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ बेसिक ग्रामर. बेसिक ग्रामर का कम से कम नॉलेज आपको होना जरूरी है. आगे क्लासेस में आपको
इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इजिली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। सो अब देखिए, जैसे मैं कोई वाक्य बोल रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हा अक्षर अंत में आया, ये सेंटेंस प्रेजेंट है। मेरा भाई इलाहाबाद गया है, प्रयागराज गया है, गया है। आपको देखिए यहाँ पे हा मिल रहा है, ये किसमें है, प्रेजेंट में है। अगर मैं यहीं पे बोलता हूं कि तुम मेरी मदद करते हो, देखिए फिर से हा अक्षर आ गया। अब जब हा अक्षर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली प्रेजेंट हो जाएगा। 2 घंटे से बारिश हो रही है, देखिए इस वाक्य में भी क्या आ गया, है आ गया। देन दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो अगर सिंपल सी बात है, कोई मेरे दिमाग में अगर कोई भी सेंटेंस आ रहा है और उस सेंटेंस की जो मीनिंग है हिंदी में, उसके एंड में कहीं ना कहीं अगर किसका मीनिंग आ रहा है कि मीनिंग आ रही है, समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस किससे बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट टेंस से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए, मैंने अपने जो मेरी मेन वीडियो था प्रेजेंट के काइंड्स का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ था। जरूर देखना चाहें तो जरूर एक बार उस वीडियो को देखिएगा। अब देखिए, जितने इसमें काइंड्स मैंने आपको दिखा ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जैसे कि टेंस के जितने काइंड्स है, 3 काइंड्स, 1, 2 एंड 3, वैसे ही जो ये 3 है इनके भी कुछ काइंड्स है। इन सभी के 4 काइंड्स है। 4 प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं और 4 फ्यूचर के हैं। जिसमें कि सभी के लिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक आपको बता दूं। इंडेफिनिट ये रिवीजन है तो थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। डिटेल के लिए आप लोग वो वीडियो जाए, अगर लिंक ना मिले तो मुझे मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको लिंक आपके कमेंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहला आप याद रखिए नाम इंडेफिनिट, शॉर्ट फॉर्म में भी फिलहाल लिख रहा हूं। दूसरा नाम मैं लिख रहा हूं कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट, एंड लास्ट में मैं लिख रहा हूं एक नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रखिएगा कि बस आपको यही 4 याद रखने हैं। अगर कोई आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, आप यही 4 नाम बताइएगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस आपने करना क्या, प्रेजेंट की बात हो तो इसका आगे प्रेजेंट लगा दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट में कोई आपसे पूछे पास्ट टेंस कितने तरीके के, तो आप यही 4 बताइएगा, बस आगे यहाँ पास्ट ऐड करना है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर के भी यही 4 काइंड्स होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो बात एक छोटी सी बात थी, इनके काइंड्स की, इनकी काइंड्स आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग जो है मेन टॉपिक पे आते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, आई होप समझ गए प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसके अंत में आपको क्या मिल जाए, हा मिल जाए। अब याद रखिएगा, अगर हा अक्षर के पहले, किसके पहले, हा अक्षर के पहले आपको ता मिल जाए, क्या मिल जाए, ता मिल जाए, तो याद रखिएगा कि हा से तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट टेंस बनेगा। पर अगर वाक्य में कहीं आपको ता अक्षर मिल जाता है तो वो एक ट्रिक याद रखिएगा, वो हमेशा इंडेफिनिट होगा। जैसे कि मेरा भाई मेरी मदद करता है, देखिए इस वाक्य को अगर मैं बोलूं तो करता है, वाक्य के अंदर में क्या आ गया, ता है, तो है से प्रेजेंट और ता से क्या हो गया, ये इंडेफिनिट हो गया। वह रोज सुबह टहलने जाता है, तो जाता है, उसमें भी देखिए ता है आ गया। मेरी बहन किचन में मेरी माता की मदद नाश्ता बनाने में करती है, तो देखिए यहाँ पे करती है। मैंने आपसे अक्षर की बात किया था, तो अक्षर में याद रखिएगा हा अक्षर आ गया तो प्रेजेंट हो गया, और ता अक्षर आ गया तो क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। भाई सिंपली अगर वो फीमेल है तो की है तो आना ही है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में आप रखिएगा कि अगर क्या आ रहे हैं, ता है आ रहा है तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। चलिए, ये होगी किसकी पहचान, यानी हमने पहले काइंड की बात की, किस काइंड की, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, सिंपली आप चाहे तो याद कर सकते हैं, ता है। अब देखिए, अब हम आते हैं बेसिक चीज पे, फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमेशा अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा, जितने भी इंडेफिनिट होते हैं सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। कभी भी आपको ट्रांसलेशन करना होगा, इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखना होगा, वहां पे आपको फॉर्म ऑफ वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। तो दिमाग हमेशा बैठा के रखिएगा, कोई भी इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फिर हो फ्यूचर इंडेफिनिट,
इन तीनों में हमेशा जो वर्ब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्या लगता है? वर्ब। अभी जिसको समझ में ना आ रहा हो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे करके आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन मालूम होना चाहिए, वर्ब का फॉर्म मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडिफरेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है? डू डज। तो तीन चीजें हमें प्रेजेंट इंडिफरेंट में रखनी है कि ता है पहचान, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डू डज लगता है किसकी तरीके? एक हेल्पिंग वर्ब की तरीके। अब देखिए, अब इसका हम एक सेंटेंस, एक वाक्य ले लेते हैं। उसके पहले आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। कभी भी अगर कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में आपको लिखना है या फिर ट्रांसलेशन करना है तो एक फॉर्मेशन आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि हमेशा हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म में एक्चुअली मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब प्लस फॉर्म। फॉर्म वही जिसके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा किया हुआ था। और अंत में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद इन शॉर्ट लिखते हैं हम एमपीटी, जिसे बोलते हैं मैनर प्लेस टाइम। जिसे ये बात ना समझ में आए तो जो मेरी वीडियो को पहली बार देखे तो ये कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है? परेशान ना हो, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। अब देखिए, जब हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट पता कैसे चलता है? अगर कोई वाक्य दिया गया है उसमें हम कौन का प्रश्न करें, यानी कि हु का, तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे कि कौन पढ़ा रहा है, अगर मैं बोलूं कि रवीश कक्षा में पढ़ा रहा है तो कौन पढ़ा रहा है? रवीश पढ़ा रहा है, ठीक है? तो ये हो जाता है क्या? कौन, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ बताया, हेल्पिंग वर्ब आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडिफरेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज। यानी कहीं भी अगर प्रेजेंट इंडिफरेंट का आपको वाक्य मिल रहा है तो डू डज हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लगाएंगे। इसके बाद आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब जो भी काम कर रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा जो काम है वो क्या है? पढ़ाने का। यहाँ पे ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा मिलता है आपको व्हाट का प्रश्न करने के लिए। जैसे कि राहुल बाजार में सब्जियां खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? सब्जियां खरीद रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सो ऐसी चीजों को हम सर्च आउट कर सकते हैं। रही बात मैनर प्लेस टाइम की, इसको भी जब मैं ट्रांसलेशन में ये सेंटेंसेस आएंगे तो वहां मैं आपको समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपको दिमाग में क्या रखना है? आपको दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहले क्या सर्च करना है? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एमपीटी, जिसे बोलते हैं मैनर प्लेस टाइम। चलिए भाई थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं एंड सॉल्व करते हैं कि लेट सपोज मैंने यहां ले लिया अमन मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। सो लुक हियर आई हैव टेकन अ सेंटेंस दैट अमन मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो इसे कैसे देखिए ट्रांसलेट करेंगे? बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एंड में क्या आया हुआ है। अब जब यहाँ पे है आया, अभी भी मैंने आपको बताया किसी वाक्य के एंड में आपको है मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। ये बात तो क्लियर हो गई है, जो सेंटेंस दिया गया है किस टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है। अब देखिए है कि ठीक पहले आपको क्या मिल गया? ता। ता का मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस अब प्रेजेंट का कौन सा भाग है? इंडिफरेंट वाला भाग है। तो इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इस सेंटेंस में रूल किसका लगाएंगे? प्रेजेंट इंडिफरेंट का रूल लगाएंगे। तो चलिए अब ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी वाक्य अगर आपको ट्रांसलेट करना, सिंपली मैंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? एस फॉर सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो ना सर्च कर पाए, मैंने ट्रिक बताया कि आप सिंपली कौन का प्रश्न करेंगे। किसका? कौन का, यानी कि हु का। तो कौन मेरे साथ खेलता है? सिंपली आपको आंसर मिल गया होगा अमन। हमने देखिए यहाँ पे अमन लगा दिया। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। हमें क्या लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी बात में चल सारी चीजें एक्सप्लेन करूं, पहले रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो खैर देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, कहीं पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो आप डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डज।
और एक से ज्यादा की बात होगी, एक से ज्यादा यानी प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन की बात होगी, तो आप किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। अमन यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, यहाँ हमने लगा दिया क्या, डस। भाई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब देखिए फिर क्या लगा दिया, एमपी मतलब मेन वर्ब, मेन मतलब मेन काम। अमन जो भी काम कर रहा है, तो अमन क्या कर रहा है, अमन खेलने का काम कर रहा है, और खेलने मतलब क्या हो जाता है, प्ले। ठीक है, अब हमें क्या सर्च करना है, ऑब्जेक्ट। क्या सर्च करना है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, जिन्हें मालूम होगा उन्हें सर्च कर लिया होगा, जिन लोगों की ग्रामर बेसिक से अभी स्टार्ट करें उनको बता दो क्या प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न करिए क्या खेलता है, आपको आंसर मिल जाए क्रिकेट। अमन डज प्ले क्रिकेट। इतना हो गया। अब देखिए इसके बावजूद अभी कुछ चीजें बची हैं कि अमन मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। अब देखिए क्या ये वाक्य आ गया, ये वर्ड आ गया, मैं आपको समझा दूं। तो जो मैंने यहाँ पे एमपीटी लिखा हुआ है एक्चुअली इसी के लिए लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कुछ वर्ड रिमेन हो, बचे हो, तो उनको किस ऑर्डर में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले मैनर लगाते हैं यानी कि तरीका, फिर प्लेस लगाते हैं, फिर टाइम लगाते हैं। मैनर मतलब कैसे, तो कैसे खेलता है वो, मेरे साथ खेलता है। मेरे साथ की स्पेलिंग क्या होती है, वेर। तो सिंपली देखिए हमने जो रूल था इस रूल को हमने फॉलो किया और हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर लिया। ये तो बेसिक रूल की बात हुई। ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया ये एक प्रिंसिपल फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एमपीटी यानी कि मैनर, प्लेस, टाइम। अब यहाँ पे देखिए अमन मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, मैंने लिख दिया अमन डज प्ले क्रिकेट विथ मी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा और ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में प्रेजेंट इंडिफरेंट में एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो अपवाद जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने वाक्य लिखा है अमन मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, मैंने आपको ये शायद आपको मालूम भी होगा, मैंने पढ़ाया भी है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के कई काइंड्स होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा आप इंट्रोगेटिव कह सकते हैं इस फॉर्मेट में, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। बेसिकली इन्हीं पे हम ट्रांसलेशन करते हैं, ऐसे तो कई सारे फिर मिलेंगे। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि अगर कोई वाक्य, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडिफरेंट का, देखिए है से प्रेजेंट, पास्ट इंडिफरेंट, अगर कोई वाक्य प्रेजेंट इंडिफरेंट का है और साथ में अगर वह अफर्मेटिव है, देखिए बात क्या है, अमन मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, ये एक साधारण सकारात्मक वाक्य है, तो इसे हम लोग अफर्मेटिव कहेंगे। ये वाक्य अफर्मेटिव वाक्य है। अगर कोई वाक्य आपको ऐसा मिल जाए जो प्रेजेंट इंडिफरेंट में हो और साथ ही साथ अफर्मेटिव हो, क्या हो, अफर्मेटिव हो, तो ध्यान रखिएगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, उसका यूज नहीं करते, उसका यूज नहीं करते। यानी यहाँ पे मैंने डू डज क्या लगा दिया है, एक्स्ट्रा लगा दिया है। रूल नंबर 1 आपको क्या याद रखना है, अगर कोई वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडिफरेंट का है और साथ ही साथ क्या है, वो अफर्मेटिव है, तो उस स्थिति में आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं करना होता है। यानी यहां से डू डज क्या करेंगे, अब इसमें एक नियम और जोड़ दिया जाता है, उसको सुनिएगा। अब डू डज तो लगाना ही नहीं, कब, जब वाक्य अफर्मेटिव हो। लेकिन अगर सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर हो जाए, क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए, तो जो ये मेन वर्ब आप देख रहे हैं, मेन वर्ब, इसके साथ में आप या तो एस या तो ईएस जोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पे जो चूंकि अमन एक वचन है, तो एक वचन है तो यहां पे क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। लेकिन मान लीजिए अमन की बजाय यहां पे चिल्ड्रेन आ जाए, क्या आ जाए, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, बच्चे मतलब प्लूरल। अब देखिए डूडस तो अगर अफर्मेटिव है तो डूडस तो किसी हाल में नहीं लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट बहुवचन, चिल्ड्रेन मतलब कई सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, चाइल्ड मतलब बच्चा और चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रंस कुछ लोग बोलते हैं चिल्ड्रंस वर्ड होता ही, ठीक है, तो चिल्ड्रन चूंकि बहुवचन है, तो जब सब्जेक्ट यहाँ बहुवचन हो जाए तो एस या ईएस भी नहीं लगता। यानी कि अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो तो आप केवल डू डज को हटा दीजिए, ठीक है। लेकिन बहुवचन की बजाय
अगर सब्जेक्ट क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए, जैसे कि अमन सिंगुलर हो गया, तब यहाँ पे आप एस या एस लगा देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई। अमन प्लीज क्रिकेट विथ मी, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए अगर यही वाक्य नेगेटिव हो जाए, अमन मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलता है, मैंने क्या कर दिया, नहीं खेलता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो मैंने नियम आपको बताया कि डू डस ना लगाने वाला, वो नियम केवल सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव वाक्यों के लिए ही होता है। अगर वाक्य क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तब आप इस नियम को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कोई आपका नया नियम नहीं है, यानी कि अभी तक आप सब्जेक्ट के बाद डू डस, हेल्पिंग वर्ब डू डस का यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे आप यूज करेंगे अमन डज। अब चूंकि वाक्य नेगेटिव है, तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमें नॉट का भी इस्तेमाल करना है। कब, जब वाक्य नेगेटिव है। तो अमन मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलता है से प्रेजेंट, कहां से क्या हो गया, इंडिफरेंट, चूंकि वाक्य प्रेजेंट इंडिफरेंट का है। और मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट इंडिफरेंट के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है कि पहली बात, आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू और डस का इस्तेमाल करना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये बात दिमाग में रखिएगा कि अगर वाक्य नेगेटिव है, तो उस स्थिति में आपको डू डस का, सॉरी, अगर अफर्मेटिव है तो डू डस का यूज नहीं करेंगे, परंतु अफर्मेटिव के बजाय अगर कुछ और हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव हो, तो उन सब केसेस में आप डू डस का यूज करेंगे। तो देखिए, ये तो बात हो गई नेगेटिव की। अब मान लीजिए अगर ये जो वाक्य मैंने लिखा हुआ है क्रिकेट खेलता है, अगर इसी वाक्य को मैं क्या बना दूं, इंट्रोगेटिव बना दूं। मैंने कर दिया क्या, अमन मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। अब ध्यान से देखिए, अब ये मैं बता नहीं रहा हूं, मैं बल्कि पूछ रहा हूं, क्या अमन मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। ये प्रश्नवाचक हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव भी दो तरीके के होते हैं। मेरे जितने रेगुलर व्यूअर्स उनको मुझे पता है, अच्छी तरीके से मालूम होगा। न्यू व्यूअर्स के लिए या बेसिक जिनका भी स्ट्रॉन्ग नहीं, उनके लिए, कि अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है और वो पढ़ने के बाद अगर आप उसका उत्तर हाँ या ना में दे पा रही हैं, तो वो कहलाता है सिंपल इंट्रोगेटिव। और अगर उसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो वो कहलाता है डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कितने तरीके के, दो तरीके के। पहला आपका हो जाएगा सिंपल इंट्रोगेटिव और दूसरा हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। तो यहाँ प्रश्न पूछते हैं, देखिए, क्या अमन मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। मैंने कहा हाँ, तो मैं कहूंगा नहीं। तो देखिए, इसका आंसर हाँ या ना में हम दे पा रहे हैं, बिल्कुल सही भी है। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए प्रश्न पूछा जाता है कि अमन मेरे साथ क्यों क्रिकेट खेलता है, तो इसका आंसर हम हाँ या फिर ना नहीं दे सकते हैं, वो गलत उत्तर होता है। ठीक है, तो चूंकि हाँ या ना में दे सकते हैं, तो ये जो वाक्य दिया गया है ये सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंपल इंट्रोगेटिव। और सिंपल इंट्रोगेटिव में आपको ध्यान रखना है कि सारे नियम वही होंगे जो आपने अभी तक लगाए, अफर्मेटिव या नेगेटिव में। आपको बस ध्यान ये देना है, अभी तक जो हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के बाद में लगा रहे थे, अब वही हेल्पिंग वर्ब यहां से क्या होगा, हट जाएगा। है, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने नहीं हटा दिए है ना, यहां से मैं नॉट को भी मैंने इसलिए हटा दिया। तो देखिए, जो डज अभी तक कहा था, सब्जेक्ट के बाद था, अब वही डज कहा जाएगा, स्टार्टिंग में। तो डज अमन, और यहां से एस भी हम रिमूव कर देंगे। तो एस केवल कब लगता है, जब डू डज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो नॉट के साथ भी एस नहीं लगेगा। डज अमन प्ले क्रिकेट विथ मी, और हमने यहां भी क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, उसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया। दिमाग में बस इतना रखना है कि जो डू डज होगा, जब वाक्य सिंपल इंट्रोगेटिव होगा, तो ये कहा जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। अभी एक वाक्य की और बात कर लेते हैं, जो मैंने बात किया डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, मैंने कहा जब उसका उत्तर आप हाँ या ना में देना। देखिए, मैं वाक्य को थोड़ा सा चेंज करता हूं, और मैंने अब क्या कर दिया कि अमन मेरे साथ क्रिकेट क्यों खेलता है। अब देखिए, जो सेंटेंस लिखा गया है
इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इसका ट्रांसलेशन बहुत इजी है। अब आपको सिंपली यही करना है, आपने जो पूरा रूल सिंपल इंट्रोगेटिव में फॉलो किया है वही रूल आपका यहाँ भी फॉलो होगा। बस एक अंतर आएगा, जो ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है, जो प्रश्न पूछ रहा है, उसका जो भी इंग्लिश में मीनिंग होगा वो वाई, हाउ, व्हेन, हु, हुज कुछ भी हो सकता है, उसको आप स्टार्टिंग में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, क्यों है, मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, वाई अप्लाई कर दिया। और जैसे मैंने यहाँ पे वाई अप्लाई कर दिया, अब आपके ये वाक्य डबल इंटरप्रेटिव में ट्रांसलेट हो गया। सो व्हाई डज अमन प्ले क्रिकेट विद? सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, मान लीजिए इसी वाक्य में नहीं भी जुड़ जाए कि अमन मेरे साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। अब देखिए चूंकि नहीं जुड़ गया, नहीं को भी आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो नॉट है, नॉट लगाना कहाँ पे, ये आपको दिमाग में रखना है। नॉट हमेशा जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद ही आएगा। नॉट कहाँ आएगा, यहाँ है। व्हाई डज अमन नॉट प्ले क्रिकेट? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो सारा डिस्कशन था किसके बारे में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मोटा मोटा आपको देखिए क्या लर्न करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलवेज रेगुलर रूटीन के बारे में बात करता है, आपके दैनिक कार्यों के बारे में बात करता है कि वह सुबह दौड़ने जाता है, वह सुबह उठते न्यूज़पेपर पढ़ता है, मेरा भाई रोज विद्यालय 8 बजे जाता है, मैं प्रतिदिन शाम को कोचिंग जाता हूँ। तो कुछ भी आप देख सकते हैं ताहू करके आएगा, तो रेगुलर रूटीन के बारे में बात करेगा। तो ये हो गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको रेगुलर रूटीन बताएगा। साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पहचान मैंने बात की बार बार, कि ता है, एंड में है मिलेगा और उसके बिफोर आपको क्या मिलेगा, ता मिलेगा। नेक्स्ट नंबर में आपको जो याद करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, आप बोलेंगे डू डज। क्या हेल्पिंग वर्ब है, डू डज। फोर्थ नंबर में आपको जो याद करना है, ये याद करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, आप बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म में। इसके बाद डू और डस का यूज कहां पे करना है, तो डू का यूज प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ करते हैं और डस का यूज सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपको क्या याद रखना है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव में है, सकारात्मक में है, तो उसमें ट्रांसलेशन करते समय आप डू और डस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आप वर्ब के साथ एस या एस लगा देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तब आप एस या एस भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा डू डस को हटा देंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद सीधा कहा जाए। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर जब बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होगी तो आप फिर से देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट तो लगा ही है, यानी कि उसमें भी आपको है अक्षर एंड पे मिलेगा। अब कॉन्टिन्यूअस की आपको पहचान क्या याद रखना है कि अगर कोई भी वाक्य ऐसा आ रहा है जिसमें आपके दिमाग में ये क्लिक हो रहा है कि उस वाक्य के एंड में रहा है वर्ड का सेंस आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा की है से प्रेजेंट और रहा से क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस बनेगा। आपको याद क्या करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए कि है से प्रेजेंट और रहा से कॉन्टिन्यूअस। तो अगर कोई वाक्य ऐसा हो जिसके एंड पे आपको रहा है मिल जाए, क्या मिल जाए, रहा है मिल जाए, तो समझ जाइएगा कि वो जो सेंटेंस दिया गया दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। इसके बाद फिर बात करते हैं जैसे हमने प्रीवियस में बात किया था कि फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉर्म ऑफ वर्ब जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते आईएनजी फॉर्म। सेकंड पॉइंट जो आपको रखना है, याद करना है, मतलब करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। यहाँ से एक कंफ्यूजन आपकी और दूर कर दूं आगे के लिए कि कॉन्टिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस होगा सभी में आपको आईएनजी फॉर्म ही लगानी है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन सभी में अगर कोई आपसे पूछे कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज होगा तो आप बोलेंगे आईएनजी फॉर्म।
सीधे तौर पे आपको याद क्या करना है कि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब पे आए तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते इज, एम एंड आर। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर कोई सेंटेंस आप बोल रहे हैं जिसमें मीनिंग ये निकल रही कि रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वह उसके ऊपर बुरी नजर डाल रहा है, तो रहा है। अब रहा है आ गया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा इज, एम और आर। यानी बस 3 चीजें आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में याद रखनी है। पहला कि वाक्य के एंड पे रहा है आएगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपको इज, एम और आर का इस्तेमाल करना है, जिसमें हमेशा ध्यान रखिएगा अगर सब्जेक्ट आपको आई मिल जाए, क्या मिल जाए आई, तो आई के साथ ऑलवेज आप क्या लगाएंगे एम, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। इसके बाद जो इज है इसका यूज हमेशा सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं हम लोग, एक वचन के साथ करते हैं, और आर का यूज हम लोग करते हैं प्लूरल नंबर के साथ, यानी कि बहुवचन। तो आपको 3 चीजें यहां याद रखनी है कि इज एक वचन कर्ता के साथ, जब किसी एक व्यक्ति की बात होगी, एक चीज की बात होगी, वस्तु की बात होगी, तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो वहां पे एम लगाएंगे, और आर है बहुवचन है तो वहां पे क्या लगाएंगे आप आर लगाएंगे, और वर्ब की फॉर्म तो आप समझ चुके आईएनजी लगाएंगे। चलिए कुछ और दो एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे मैंने बोला कि वह मेरी कार पर बुरी नजर डाल रहा है। अब मान लीजिए हमें ये सेंटेंस बोलना है, तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या या ट्रांसलेट करना है, या फिर कोई इंग्लिश का सेंटेंस आप रीड आउट कर रहे हैं और मीनिंग आपका ये निकलना चाहिए या आप ऐसा बोलना चाहते हैं, तो देखिए एंड पे है आया, है से कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस बना, आप बोलेंगे सर प्रेजेंट टेंस बना। जस्ट साइड में है देखिए आपको रहा मिल गया, रहा से क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, किसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो आइए फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल अप्लाई करते हैं, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए देखिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट की। क्यों, क्योंकि यह एक सिंपल सेंटेंस है। मैंने अभी आपको लास्ट सेंटेंस में बताया कि अगर कोई दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में लगाएंगे। डबल इंट्रोगेटिव है तो पहले क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब फिर आगे चीजें फॉर्मेट होंगी। तो चूंकि सिंपल है तो सिंपल रूल लगाती है। सबसे पहले एज फॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सर्च करने की तरीका मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया था। आप हु का प्रश्न करते हैं, कौन का प्रश्न करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप सिंपली प्रश्न करेंगे कौन का, कौन बुरी नजर डाल रहा है, तो आपको उत्तर मिलेगा वह। क्या उत्तर मिलेगा वह, और वह का स्पेलिंग क्या होता है, वर्ड क्या होता है, हम लिखते हैं हमने ही लिख दिया। अब सेकंड नंबर में हमें सर्च करना है हेल्पिंग वर्ब, और ये चीज हमें याद करना है क्योंकि सब्जेक्ट तो मिल गया, अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है तो आपको याद करना है यहाँ पे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई इज, एम, आर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। अब जब ये हेल्पिंग वर्ब तीनों आपको मिल गई, अब आपके दिमाग में क्या है कि ही के साथ क्या लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं जो ही होता है ये एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, कितने 1% के लिए, कितने परसेंट, कितने व्यक्ति के लिए 1% के लिए यूज होता है। यानी कि ही, शी, इट, याद रखिएगा ही, शी, इट ये तीनों सिंगुलर प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अभी भी मैंने सीखा कि एक वचन के साथ इसका, और आई के साथ एम का, और बहुवचन के साथ आर का। तो यहाँ पे ही सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इसका। तो ही इज। अब सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब यहाँ पे है कि बुरी नजर डालना,
इसकी स्पेलिंग में आपको बता दूं, देखिए तो होता है कास्ट एन इविल आई। इसका मतलब होता है कि बुरी नजर डालना। तो हम यहां पे लिख देते हैं कास्ट एन इविल आई। तो हमने क्या डाला, ही इज कास्ट एन इविल आई। अब ध्यान रखिएगा, अभी भी मैंने आपको बताया कि जो मीन वर्ब होगा उसमें अगर वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगाएंगे। चूंकि ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो जो वर्ब हमने सर्च किया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे जो देखिए जो कंपाउंड वर्ड आपको यहाँ पे मिला है, इसमें आप जो आईएनजी लगाएंगे वो कास्ट में लगाएंगे। कास्टिंग क्या हो जाएगा, कास्टिंग एन इविल आई। सो ही इज कास्टिंग एन इविल आई। अब देखिए क्या डाल रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या मैनर प्लेस टाइम, ये कहलाएंगे पूरा मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो किस पे डाल रहा है, मेरी कार पे। तो आप क्या बोलेंगे, एट माई कार। यहां पे देखिए आप एट का इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। सो ही इज कास्टिंग एन इविल आई एट माई कार। वह मेरी कार पे बुरी नजर डाल रहा है। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको 3 चीजों का विशेष ख्याल रखना है। सबसे पहले कि सब्जेक्ट आप प्रॉपरली सर्च करके उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएं, हेल्पिंग वर्ब लगाएं। फिर आप क्या लगाएं, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएं। और थर्ड नंबर में उसको अच्छे से पहचानना सीख जाएं। पहचानें कैसे, वर्ब जो वाक्य है वाक्य में है, सब्जेक्ट में आएगा, उसके बाद रहा भी रहा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज एम आई। इतनी चीजें याद रखिए। अब मान लीजिए कि जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है इसको मैं नेगेटिव कर दूंगी, वह मेरी कार पर बुरी नजर नहीं डाल रहा। देखिए वाक्य को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, नेगेटिव बना दिया। नेगेटिव बनाने का में सेंटेंस बहुत इजी होता है, ज्यादा टिपिकल नहीं होता है। तो जैसे ही नहीं किसी वाक्य में लग जाएगा वो यानी कि वो नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, इस नॉट का जो वर्ड मीनिंग होगा वो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद अप्लाई कर देते हैं। सो ही इज, आप क्या करेंगे यहाँ पे नॉट लगा देंगे। सो ही इज नॉट कास्टिंग एन इविल आई एट माई कार। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। अब चलिए इसी बात को जल्दी से हम किसमें चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव में। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए। इसमें ज्यादा स्पीड में मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करेगा। आई विल ट्राई कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो देखिए वाक्य को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो मैंने इसमें क्या लिख दिया, क्या, मीनवाइल हमने यहाँ पे नहीं वर्ड को हटा दिया है। अगर नहीं हटा तो यहाँ पे नॉट भी हटा दिया, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। सो वाक्य यहाँ पे बन जाएगा कि क्या वह मेरी कार पर बुरी नजर डाल रहा है। आपका आंसर होगा हाँ या फिर ना, यानी हाँ या ना में आप उत्तर दे पा रहे हैं। और अभी भी मैंने आपको सिखाया कि अगर आपका आंसर हाँ या ना में है तो उस सिचुएशन में आप करते क्या है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंपल इंट्रोगेटिव। और इस केस में आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग से हटा करके आप सॉरी वहां से हटा करके आप कहा लगा देंगे, स्टार्टिंग। यानी इज ही कास्टिंग एन इविल आई एट माई कार, और एंड पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। तो इज ही कास्टिंग एन इविल आई एट माई कार, क्या वह मेरी कार पर बुरी नजर डाल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये कौन सा सेंटेंस था, सिंपल इंट्रोगेटिव था। अभी आपको देखिए सर डबल इंट्रोगेटिव बनाती है। मैंने वाक्य को लिखा कि वह मेरी कार पर बुरी नजर क्यों डाल रहा है। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे मेंशन। अब देखिए ये क्या बन गया है आपका, डबल इंट्रोगेटिव। क्या बन चुका है, डबल इंट्रोगेटिव। क्यों, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में पूछूं कि वह मेरी कार पर बुरी नजर क्यों डाल रहा है, तो क्या इसका आंसर आप हाँ या ना में देंगे, नहीं। हाँ या ना में आप जब आंसर देंगे तो वो एक प्रॉपर आंसर नहीं होगा। और मैंने आपको बताया कि अगर हाँ या ना में आंसर ना दे पाए तो वो बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। क्या बन जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव के लिए आपको बस ये करना है कि जो यहाँ पे आप क्यों देख रहे हैं, क्यों
क्योंकि लिए हम क्या यूज करते हैं, वाई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो वाई। बस आप सिंपली अब क्या करेंगे, जो वाई था वाई को आप स्टार्टिंग में यूज कर देंगे। तो अभी अगर आप सॉरी ध्यान से देखेंगे तो इज ही डैश डैश डैश, ये पूरा आपने क्या किया था, ऑलरेडी आपने किसमें यूज किया हुआ था, सिंपल इंट्रोगेटिव में यूज किया था। तो डबल इंट्रोगेटिव जो आपने बनाया था आपने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे, वाई। तो इन डबल इंट्रोगेटिव में सिंपली आपको करना क्या है कि जो सिंपल इंट्रोगेटिव का रूल था वही अप्लाई करना है, बस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग आपको स्टार्टिंग में ऐड कर देनी है। क्या हो गया, व्हाई इज ही कास्टिंग एन इविल आई एट माय कार, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव में फॉर्मेशन क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब पीएनजी फॉर्म एंड डैश डैश। ऑलराइट एवरीवन, तो यहां पे देखिए हमने किसके बारे में डिस्कस किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप कोई भी डाउट है तो मेरे उन सारे वीडियोस को देखिए जिन पे मैंने डिटेल पे इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया है, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स टेक अनदर टॉपिक एंड ट्राई टू फिनिश दैट। सो नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन which is present perfect tense. What? It will be present perfect tense. इस टेंस को थोड़ा सा आप लोग सावधानी के साथ पढ़िएगा, समटाइम्स कभी कभी इसमें कंफ्यूजन आ जाता है। सो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले आप पहचानेंगे कैसे। सो चूंकि इसमें प्रेजेंट लगा हुआ है तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, इस वाक्य में भी एंड में कहीं ना कहीं आपको है लेटर जरूर मिलेगा, है अक्षर जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है कि अगर है के पहले आपको कोई ऐसा वाक्य मिल जाए जिसमें चुका आ जाए, क्या आ जाए, जैसे कि वह खाना खा चुका है। ओके, वह खाना खा चुका है, ट्रेन जा चुकी है, वह सो चुका है। तो देखिए चुका है वाले जो जितने भी वाक्य होंगे उसके साथ है आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। साथ में कुछ फॉर्मेट आपको और याद रखना है। एक फॉर्मेट कई बार लिया का भी आता है, मैंने खाना खा लिया है, तो लिया आ जाए, या फिर एक और फॉर्मेट आपको याद रखना है, REA प्लस इन सभी के साथ क्या मिल जाएगा, है। मैं खाना खा चुका हूं, ट्रेन जा चुकी है, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। या फिर मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन लिया है, ये वाक्य क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी ये साउंड आपको एंड पे मिल जाए उसके बाद है मिल जाए, तब भी वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट का ही होगा। जैसे कि मेहमान आ गए, देखिए का साउंड आ रहा है, गए हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ट्रेन चली गई हो गई ना, गई है। मेरा भाई बाजार गया में देखिए आ का साउंड आपको मिल रहा है, गया है, मेरा भाई बाजार गया है। ये पहचान इनको कहीं पे आप नोट डाउन करके अच्छे से लिख लीजिए, इसमें थोड़े से कंफ्यूजन कई बार देखने को बच्चों को मिलता है। सो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, लिया है प्रेजेंट परफेक्ट, REA प्लस है प्रेजेंट परफेक्ट। अब नेक्स्ट नंबर पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो ये कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं हैज और हैव का। किसका इस्तेमाल करते हैं, हैज और हैव का। ध्यान रखिएगा, जो हैज का हम यूज करते हैं उसका यूज हम करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ, एक वचनकर्ता के साथ। जब एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात होगी वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे हमारा सब्जेक्ट एज ए सिंगुलर ट्रीट होगा वहां पे हमें हैज का इस्तेमाल करना है, और हैव का इस्तेमाल वहां पे करना है जहां पे एक से ज्यादा लोगों की बात होगी या एक से ज्यादा वस्तुओं की बात होगी, या यूं कहिए कि जहां पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, वो एक बहुवचन की तरीके ट्रीट होगा, वहां पे हमें क्या इस्तेमाल करना है, हैव का इस्तेमाल करना है। सो थर्ड नंबर में आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ वर्ब की बात है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ING फॉर्म, और थर्ड नंबर पे आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें आपको याद करना है कि हमें क्या यूज करना होता है,
थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, साथ में एक डाउट और क्लियर कर दूं, परफेक्ट के जितने भी फॉर्मेट होंगे जैसे कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट में सभी में थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है तब भी थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर परफेक्ट है तो उस सिनेरियो में भी आप क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको बेसिकली याद रखनी है, आइडेंटिफिकेशन, साथ में हेल्पिंग वर्ब अलॉन्ग विद फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट देखिए बताता क्या है, आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। बहुत से लोगों का इसमें क्वेश्चन भी आता है कि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। अभी मैं आपको वो टॉपिक पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोग बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। जब कॉम्पिटिटिव लेवल की बात आएगी या जो मैं नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा, जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट परफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बस अभी आप इतना समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, इसमें कोई भी काम फिलहाल में ही फिनिश हुआ होता है, अभी अभी। जैसे कि मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब मेरा काम बस अभी अभी फिलहाल में क्या हुआ है, फिनिश हुआ। जैसे मैंने खाना खा लिया और मैंने खाना खा लिया है, दोनों में क्या अंतर होता है, तो खा लिया है मतलब कि मेरा काम अभी अभी फिनिश हुआ है, और खा लिया मतलब थोड़ा सा समय हो चुका है। इन सिंपल शॉर्ट में जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, मान लो टॉपिक फिनिश हो जाता, तो मैंने पढ़ा दिया है मतलब क्या हुआ, उस टॉपिक को फिलहाल में मैंने फिनिश किया है, और पढ़ा दिया मतलब उस टॉपिक को फिनिश किए हुए थोड़ा सा समय बीत चुका है। तो ये बेसिक अंतर होता है, बाकी डिटेल में हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और डिस्कस करते हैं और ट्रांसलेट करके देखते हैं कैसे क्या यहाँ पे रूल्स अप्लाई हों। तो यहाँ पे हम वाक्य ले लेते हैं कि फटा हुआ दूध या वाक्य में लिख देता हूं कि फटा हुआ दूध मैंने पी लिया है, या मैंने फटा हुआ दूध पी लिया, या फिर फटा हुआ दूध मैंने पी लिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब बस देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि इस वाक्य के एंड पे जो मैं ट्रांसलेट करना चाह रहा हूं, एंड पे क्या आया हुआ है। अब है आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्लियर हो गया कि प्रेजेंट का है। इसके बाद ये साइड में लिया है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर लिया आ जाए तो वो परफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के रूल को यानी हम अप्लाई करेंगे, और अब तक शायद आपको पता ही चल गया होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिरी में हम अप्लाई करते हैं एमपीटी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मैंने किया, लोगों शायद कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो आप लोग खुद यहाँ पे मन में सोचिए कि आखिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मन में सोचिए। फिलहाल मैं ट्रिक को अपनाता हूं, वही कौन, ठीक है। तो कौन पी लिया है, मैंने पी लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने पी लिया है। और हाँ, अब देखिए सब्जेक्ट हमें मिल गया है, यानी कि अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पे 2 मिनट के लिए अपना पेन पेंसिल उठाइए और एक चीज नोट डाउन कर लीजिए कि आई के साथ आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आई है, क्योंकि मेरी बात हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंगुलर है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो आप हैज इस्तेमाल कर देंगे। नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कि आई के साथ आप हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे। सो आई हैव। अब देखिए हमने सब्जेक्ट लिख लिया, हैव हेल्पिंग वर्ब लिख दिया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य था। अब हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब। तो मेन काम मैंने क्या किया है, पीने का काम किया। पीने का मतलब क्या होता है, ड्रिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ड्रिंक। लेकिन फिर देखिए हमने एक गलती कर दिया, ड्रिंक तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। जिनको फर्स्ट फॉर्म ना समझ में आ रहा हो, आप अपनी ग्रामर की बुक खोलिएगा, ऑलमोस्ट सारी बुक्स में फॉर्म ऑफ वर्ब दिया होता है। अब उसको जाइए, देखिए और वहां पे याद करिए, ठीक है। सो देखिए ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, ड्रिंक का सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करें तो ड्रिंक, ड्रंक और ड्रंक होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या लगाएंगे,
एक्चुअल में ड्रंक लगाएंगे, आई हैव ड्रंक। अब बारी किसकी आई, ऑब्जेक्ट की। हमने क्या सर्च कर लिया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, बारी है ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट कैसे पता करना होता है, क्या का प्रश्न करने पे, व्हाट का प्रश्न करने पे। मैंने क्या पी लिया है, फटा हुआ दूध पी लिया है। तो फटे हुए दूध की स्पेलिंग क्या होती है, कर्डल्ड मिल्क। तो देखिए यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन कितने इजी वे में हो गया। तो रूल्स आपको अपने दिमाग में रखना है बस। तो मैंने फटा हुआ दूध मैंने पी लिया है, मैंने बोला आई हैव ड्रंक, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखिएगा, कर्डल्ड मिल्क। ठीक है, अब मान लीजिए इसी को नेगेटिव कर दिए, फटा हुआ दूध मैंने नहीं पी लिया है, मैंने नहीं पिया है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यानी ओवरऑल हमने सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया है। अब नेगेटिव करने में मैंने आपको सिंपली बताया होगा, आपको कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट। हम यहाँ पे नॉट लगा दिया, आई हैव नॉट ड्रंक कर्डल्ड मिल्क। और जैसे ही मैंने ये नॉट लगाया, सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव। अब चलिए जरा नेगेटिव को हटाते हैं, यहां से हमने नहीं को हटा दिया और इसको बनाते हैं, मैंने बना दिया इंट्रोगेटिव। क्या फटा हुआ दूध मैंने पी लिया है, क्या पी लिया है, हाँ आपने पी लिया है, फिर नहीं आपने नहीं पिया है। यानी इसका आंसर हाँ या ना में हम दे सकते हैं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। और सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया, आपने कुछ नहीं करना है। जो ये हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है, इसे यहां से आपने रिमूव करना है, यहां से हटाना है और उसे कहां यूज कर देना है, स्टार्टिंग। सो हैव आई ड्रंक कर्डल्ड मिल्क। और आपके सेंटेंस किसमें चेंज हो चुका है, सिंपल इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अब चलिए थोड़ा सा और एक चेंज ले आते हैं। फटा हुआ दूध मैंने कैसे पी लिया है, लेट्स सपोज ये सेंटेंस हो गया। तो अब देखिए करना क्या है, कैसे पी लिया है, तो ये क्वेश्चन ही है, बट इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इस केस में आप करेंगे क्या, इस कैसे की स्पेलिंग, जो कैसे का जो वर्ड होगा वो आप स्टार्टिंग में लगा देते हैं, यानी हैव के पहले आप लगा देंगे। हैव को थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं, तो यानी कैसे की स्पेलिंग के लिए हम लिखते हैं क्या, हाउ। और देखिए अब आपका सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया है, हाउ हैव आई ड्रंक कर्डल्ड मिल्क। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही सिंपल सा रूल था, बस आपको दिमाग में वही चीजें रखनी है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई। हेल्पिंग वर्ब याद रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। जब बात सिंपल इंट्रोगेटिव की आएगी तो केवल हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाकी सारा ऑर्डर वही रहेगा। जब डबल इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और वर्ब और ऑब्जेक्ट तो आपका साइड बाय साइड रहता ही रहता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट और प्रेजेंट टेंस के लास्ट काइंड का, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सो एवरीवन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत ही डीप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना होगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको मालूम ही है, क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, इसमें भी बेटा जो मीनिंग आएगी एंड पे आपको क्या आएगा, है का मीनिंग मिलेगा, कि वाक्य में क्या आएगा, है आएगा, और उसके पहले आपको मिल जाएगा रहा। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर रहा का मतलब तो कॉन्टिन्यूअस होता है। हाँ, आप जो सोच रहे हैं, आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका सोचना जायज है। तो देखिए एक्चुअल में आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान रहा है तो होता ही होता है, साथ में आपको एक पॉइंट और दिया रहेगा, टाइम। क्या रहेगा, टाइम। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको सिखाया कि वाक्य के एंड में रहा है आएगा और कोई काम जारी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी जारी है, यानी कि उसमें रहा है के साथ क्या दे दिया जाएगा, समय दे दिया जाएगा। पहला रूल आपको क्या याद रखना है
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वही वाक्य होगा जिसके एंड में रहा है आएगा और वाक्य में कहीं ना कोई समय जरूर दिया रहेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद करना है वो ये याद करना है कि अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहां पे आप यूज करते हैं हैज बीन और हैव बीन। आपने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज किया था, हैज और हैव। यहां पे क्या करना है, हैज के साथ बीन और हैव के साथ आपको बीन अप्लाई कर देना है। बाकी अगर हम यूजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन के लिए वही नियम है जो प्रेजेंट परफेक्ट में था। क्या कि हैज बीन एक वचनकर्ता के साथ, जहां पे एक व्यक्ति वस्तु की बात होगी वहां पे, और हैव बीन वहां यूज करेंगे जहां पे बहुवचनकर्ता की बात होगी, एक से ज्यादा किसी व्यक्ति या वस्तुओं की बात होगी, चर्चा हो रही होगी, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, हैव बीन का। और थर्ड नंबर में आपको जो ये रखना है वो रखना है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब हम क्या अप्लाई करते हैं, आईएनजी फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। सो रहा है प्लस टाइम इसका पहचान हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो सभी में आपको आईएनजी फॉर्म ही यूज करना होता है। आइदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आइदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सभी में आपने क्या यूज करना है, आईएनजी फॉर्म यूज करना है। इन रूल्स को याद रखिए, आगे आपको बार बार रिपीटेटिव याद नहीं करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल एंड ट्राई टू नो दिस। हाँ, इसके पहले एक चीज और जो मैं मिस कर रहा था वो भी आप लोग जान लीजिए। आप देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें जो टाइम देता है ना, टाइम को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसके पहले आप हमेशा सिंस का या फिर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो सिंस या फिर फॉर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे और कब हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सिंस का हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। वहीं फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की। अब इसका मतलब क्या है ये भी जान लीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा समय दिया गया है जहां उस टाइम को आप फिक्स कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं, वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब वो समय आप निश्चित नहीं कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि वह मेरे साथ 3 बजे से खेल रहा है। देखिए पहले पहचान की बात कर लें, खेल रहा है, देखिए रहा है आ गया, और साथ में देखिए इस पूरे वाक्य में आपको समय भी मिल रहा है क्या, कि 3 बजे से। तो ये वाक्य किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। खैर बात करते हैं समय की, कि जो 3 बजे के समय है ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए 3 बजे से ये पॉइंट ऑफ टाइम कहलाए, क्योंकि फिक्स टाइम है कि वो 3 बजे से ही खेल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि वह मेरे साथ 3 घंटे से खेल रहा है, 3 घंटे, अब यहां फिक्स बात नहीं की गई कि कौन से 3 घंटे, वह 4 महीने से दिल्ली में रह रहा है। 4 महीने, कौन से 4 महीने फिक्स नहीं है, तो ये कहलाएगा पीरियड ऑफ टाइम में। 4 महीने के साथ आप लगाएंगे फॉर। लेकिन मैं यही कहती हूँ वह जनवरी से मेरे साथ रह रहा है, जनवरी, हमने एक पार्टिकुलर मंथ दे दिया, तो वहां पे आपको ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। वह 5 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है। 5 साल से, कौन सा 5 साल, कुछ कंफर्म नहीं, बट मैं ये बोलूंगी वह 2014 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है। कब से कर रहा है, 2014 से कर रहा है। तो यहाँ पे 2014 एक फिक्स टाइम हो गया, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। ज्यादा परेशान मत होइए, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आप बहुत ही हैबिचुअल हो जाएंगे। ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है, ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको भी समझते हैं। एंड जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं अपने लाइव सेशन चलाऊं, प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं या फिर कोई ऐसी क्लासेस कंटिन्यू करूं, तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए और इजीली आप मेरी क्लासेस को अटेंड कर पाए। सो लुक एवरीवन, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल की
वह मेरे भाई का उत्साहवर्धन एक घंटे से कर रहा है। अक्सर इसमें बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो तुरंत एंड पे क्या देखेंगे, रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और डायरेक्टली वो ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देंगे किसका रूल लगा करके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लगा करके। तो यही पे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर रहा है थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, सेंटेंस को अच्छे से रीड आउट करिएगा कि कहीं पूरे वाक्य में कहीं किसी प्रकार का समय तो नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर समय दिया गया है तो वो वाक्य आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसका रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटे से ये टाइम दिया गया है, तो इसी वजह से ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब लेट्स ट्रांसलेट इट। तो रूल देखिए पहला पूरा वही होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आप लोग इसे मन पढ़ते जाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एमपीटी मैनर प्लेस टाइम। मैनर प्लेस टाइम में मैंने ज्यादा सेंटेंसेस नहीं लिए हैं, क्योंकि अगर कोई न्यू व्यूअर है तो उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, और जो रेगुलर है वो तो बिल्कुल इसे समझ ही चुके होंगे। और बाकी डिटेल में आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक ना मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट सर्च करते हैं, क्या, कौन। तो कौन उत्साहवर्धन कर रहा है, वह, और वह के लिए हम क्या बेसिकली लिखते हैं, ही। क्या लिखेंगे हम, ही। तो सब्जेक्ट मिल गया है, अब अप्लाई करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि रहा है प्लस समय, यानी ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। इट मीन्स या तो हम हैज बीन लगाएं या फिर हैव बीन लगाएं। अब यहाँ पे देखिएगा चूंकि ही है, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट, ये तीनों कैसे प्रोनाउन कहलाते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए ही यूज होते हैं। यहाँ पे ही हो गया, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज बीन, ही हैज बीन। अब बारी किसकी है, मेन वर्ब की। अब देखिए मेन वर्ब यानी कि मेन का मुका क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरे भाई का उत्साहवर्धन कर रहा है। क्या कर रहा है, मेरे भाई का उत्साह। देखिए तो किसी का उत्साहवर्धन करना, इसकी स्पेलिंग होता है बूस्टिंग समबडीज। समबडीज का मतलब ये हुआ जिसका भी उत्साहवर्धन होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, और आगे लिखेंगे मोराल। ध्यान रखिएगा, एक होता है मोरल, एक होता है मोराल। मोरल की स्पेलिंग होती है MORAL, और मोराल की स्पेलिंग होगी MORALE, एंड में इज हो जाएगा। तो मोराल हो जाए क्या, बूस्टिंग समबडीज मोराल। ये होता है किसी का उत्साहवर्धन करना, और जिसका उत्साहवर्धन किया जाएगा वो समबडी की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ फिलहाल किसका उत्साहवर्धन हो रहा है, मेरे भाई का। ठीक है, तो हमने कर दिया बूस्ट माय ब्रदर्स, ब्रदर एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, भाइयों की बात नहीं हो रही है, माय ब्रदर्स मोराल। तो ये देखिए हमने यहाँ पे वर्ब लिख दिया, लेकिन अभी हमने एक मिस्टेक किया है। हमने वर्ब को सर्च तो कर लिया है, लेकिन एक चीज दिमाग में रखनी है कि वर्ब की फॉर्म कौन सी हमें लगानी होती है, ING फॉर्म लगानी होती है। तो यानी जो बूस्ट है, बूस्ट में हम क्या अप्लाई करेंगे, ING। सो ही हैज बीन बूस्टिंग माय ब्रदर्स मोराल। अब ध्यान रखिएगा, अब आपको टाइम लगना, क्योंकि लगभग सारा कुछ हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं है 1 घंटे से। अब मैंने अभी आपको बताया कि जब कभी इसमें आप टाइम लिखेंगे, टाइम के बिफोर में आप या तो सिंस या फिर फॉर, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 घंटे से दिया गया है, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम है। अगर 1 बजे से होता, एक कोई डेट दे दी जाती, सुबह से होता, तो उसके साथ आप सिंस लगाते, क्योंकि वो कहलाता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर, 1 घंटे से फॉर एन आवर, और ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा कुछ और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सुबह मेरे भाई का उत्साहवर्धन 1 घंटे से नहीं कर रहा है। हमेशा हम एक बार नेगेटिव बना लेते हैं, इसका नेगेटिव सीखना बहुत जरूरी है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना मिस्टेक आप करेंगे ही करेंगे। तो देखिए नहीं, अब सेंटेंस को मैंने नेगेटिव बना लिया, मान लीजिए आपको नेगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो क्या करेंगे।
देखिए सारा ट्रांसलेशन ऐसे ही होगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोग हो सकता है क्या करेंगे कि नॉट यहाँ पे लगा देंगे, ही हैज बीन नॉट बूस्टिंग माय ब्रदर्स मोरल फॉर 1 hour, और यहीं पे वो कर देते हैं मिस्टेक। ध्यान से लिखिएगा, कॉपी पेन पे इसे लिख लीजिए कि कभी भी अगर नॉट आ जाए किस सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो जो नॉट होगा वो कहां लगेगा, हैज के बाद। या फिर आप हमेशा दिमाग में ये बात रखिए कि कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हो, एक से ज्यादा वर्ड हो, जैसे विल हैव बीन में 3 वर्ड है, ठीक है, तो जो नॉट है, नॉट हमेशा जो पहला वाला वर्ड होगा उसके बाद ही लगेगा। यहाँ होगा हैज नॉट बीन। अगर हम विल हैव बीन का नेगेटिव बनाएंगे तो उसका नेगेटिव बनेगा विल नॉट हैव बीन, ठीक है। सो देखिए इस तरह से नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो नॉट कहां अप्लाई करेंगे, हैज के बाद। एक नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं सिंपल इंटरोगेटिव का। तो मैंने क्या कर दिया, क्या वह मेरे भाई का उत्साहवर्धन 1 घंटे से कर रहा है। अब यहां भी समझिएगा, तो जैसे ही सिंपल इंटरोगेटिव किया, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे देखिए अभी तक मैंने आपको नियम क्या बताया कि जैसे ही कोई भी बात सिंपल इंटरोगेटिव होता है, हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि इस पार्ट को पिक करके स्टार्टिंग में लगा देती है, उठा करके स्टार्टिंग में लगा देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको मिस्टेक नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो वर्ड आप पिक करें, यहाँ देखिए 2 वर्ड है, कितने वर्ड हेल्पिंग वर्ब में, 2 वर्ड है। इनमें से सिंपल इंटरोगेटिव बनाते समय जो पहला वर्ड हैज है, केवल वही कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, बीन यही रहेगा। तो इसका सेंटेंस क्यों बनेगा, हैज ही बीन बूस्टिंग दैट्स जस्ट ब्ला ब्ला ब्ला। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो सिंपल इंटरोगेटिव में केवल हैज स्टार्टिंग में आएगा, बीन सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। अब इसको हम करते हैं डबल इंटरोगेटिव हमेशा की तरह। वह मेरे भाई का उत्साहवर्धन क्यों कर रहा है, मैंने क्या कर दिया, मेरे भाई का उत्साहवर्धन क्यों 1 घंटे से कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, तो ये आपका डबल इंटरोगेटिव बन गया हमेशा की तरीके। तो इसका सिंपली क्या करेंगे, जो वाई है, वाई को आप यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा देंगे, वही रूल। सो ज्यादा कुछ नहीं है, वाई के लिए भी वही रूल रहेगा। स्टार्टिंग में सर्च करें उस क्वेश्चन वर्ड को, फिर हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट, फिर बाकी सारे वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, ड्रॉप योर प्रॉब्लम, ड्रॉप योर कंफ्यूजन इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल सॉर्ट इट आउट। एंड हाँ, साथ में डिटेल अगर आपको जाना है, डिटेल के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑलरेडी मैंने ये वीडियो में प्रेजेंट टेंस टोटल इंडिविजुअल कवर कर चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सबको मैं एडजेक्टिव, एडवर्ब कवर कर चुका हूँ। इफ यू विश, इफ यू वांट टू वॉच ऑल दोज वीडियोस, देन डेफिनेटली यू मे वॉच। अगर आपको वीडियो ना मिले, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द सेम कमेंट बॉक्स एज वेल। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू हैव नॉट डन टिल नाउ। Thank you so much everyone. See you with the next one.